डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि बायोलॉजी क्या है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कुछ लोग साइंस लेकर के नीट यानी कि MBBS और MD के लिए बायोलॉजी को चूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो BTech या MTech या IIT या JEE मेंस या JEE एडवांस उसके अंदर जब जाना चाहते हैं NIT वाले फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में, वो क्या लोग करते हैं, मैथ्स को सिलेक्ट करते हैं। अब बायोलॉजी वाले फील्ड में फार्मेसी है, D फार्मा है, M फार्मा है, नीट है। इसके अलावा आपके लिए इसी नीट को क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS MD के लिए आप क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो यानी कि हमारे जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसके अंदर आज हम क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी का वर्ड है आपका, तो ये बायोलॉजी वर्ड है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड है। देखो, फर्स्ट ग्रीक वर्ड है आपका बायोस। क्या है? बायोस। एंड नेक्स्ट जो सेकंड आपका ग्रीक वर्ड है वो क्या है? लोगस। आप ध्यान देना, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई ऐसे वर्ड लिए जाते हैं तो वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज के लिए जाते हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। तो यानी कि ग्रीक लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। और इससे पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम, तो वहाँ पर भी हम कौन सी भाषा लेते हैं? लैटिन भाषा लेते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे कौन सी ली है? ग्रीक भाषा, क्योंकि दोनों की दोनों लैंग्वेज कैसी है? डेड है। जैसे कि हमारे जो कॉमन लैंग्वेज में वर्ड होते हैं उनके क्या होते हैं, हर स्थान बदलते ही उनके नाम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर उसे हम किसी अलग नाम से जान रहे हैं और जयपुर में उसी नाम को किसी दूसरे नाम से जानते होंगे, तो मतलब वो लोकल नेम है, वो चेंज हो सकते हैं प्लेस के साथ में। लेकिन जो ग्रीक वर्ड होते हैं वो डेड लैंग्वेज है, वो कभी चेंज नहीं होते। इसलिए ऐसे जो भी वर्ड होते हैं उनके लिए फिर कौन से वर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं? ग्रीक वर्ड या लैटिन लैंग्वेज ही सेलेक्ट की जाती है। अब देखो, बायोस का मीनिंग होता है लाइफ से। क्या मीनिंग होता है? लाइफ से। और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी से। क्या होता है? स्टडी से। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। अब देखो, लाइफ का मतलब जीवन। अब जीवन दोनों में होगा, पादपों में होगा और जंतुओं में भी होगा। यानी कि बायोलॉजी वो सेक्शन है जिसके अंदर हम लाइफ की स्टडी करेंगे। यानी कि बायोलॉजी के अंदर आप लोग प्लांट्स की भी स्टडी करेंगे और इसके अलावा एनिमल्स की भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो हमने बोल दिया कि जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है इसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल दोनों की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। लेकिन जब बायोलॉजी की ब्रांच आगे आप जब 12th पास करते हैं तो बायोलॉजी के सेक्शन भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका पार्ट होता है बॉटनी का। कौन सा पार्ट होता है? बॉटनी। और सेकेंड जो पोर्शन आपका होता है वो कौन सा होता है? जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट की, तो बोल दिया स्टडी ऑफ प्लांट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। और जो आपका जूलॉजी वाला सेक्शन है इसके अंदर हम किसके एनिमल स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान, बायोस का तो मीनिंग था लाइफ। अब लाइफ तो देखो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल दोनों का स्टडी करेंगे। और जो इसकी दोनों ब्रांच है, मेन ब्रांच बॉटनी एंड जूलॉजी, इसके अंदर बॉटनी के अंदर प्लांट की और जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स, यानी जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जो क्या है आपका जंतु विज्ञान। अब एक शब्द सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये सबसे पहले दिया किसने? तो बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया था लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि बायोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था? एक तो लेमार्क, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? ट्रेविनेरस। तो बोल दिया कि बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज कब किया गया था? किसने दिया था बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले? लेमार्क था, ट्रेविनेरस ने। और ये भी कब दिया गया है? 1830 के समथिंग। आगे नेक्स्ट, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क था, ट्रेविनेरस ने किया था 1802 या 1803 के समथिंग में। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का मतलब अभी हमने देखा स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवधारी में मतलब ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और एनिमल्स भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हो, फंगी हो, मोनेरा किंगडम के, या फिर आपने जो भी एनिमल प्लांट किंगडम पढ़े, उन सब मेंबर्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक, या फिर कह सकते हैं भ्रूणिकी विज्ञान का जनक
तीनों का जनक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन है? एरिस्टोटल। हिंदी में एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। ध्यान देंगे, इनका नाम इंग्लिश में एरिस्टोटल है और हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें अरस्तु बोलते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, तीनों के तीनों कौन हो गए? एरिस्टोटल। लेकिन एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अगर कोई है तो वो कौन है? वॉन बेयर है। कौन है? वॉन बेयर। इनका भी नाम ध्यान रखना आपको, क्योंकि कुछ लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वॉन बेयर का नाम क्या कर देते हैं? टिक लगा देते हैं, लेकिन वो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी मतलब आधुनिक भ्रूणिकी विज्ञान के अगर कोई जनक है तो वो कौन है? वॉन बेयर। लेकिन अगर भ्रूणिकी का जनक पूछ रहे हैं तो आप किसका आंसर दोगे? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगर पादप विज्ञान के जनक की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट आगे, जंतु विज्ञान में जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे और उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर और अंगों की कार्यविधि मतलब उसकी फिजियोलॉजी, वो उनके अंग जो भी है ऑर्गन सिस्टम वो कैसे वर्क करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूणीय विकास, और आपस में मतलब दो जीव आपस में कैसे संबंध रखते हैं एक दूसरे से, या फिर वातावरण से उनका अंतर संबंध क्या है, इसके बारे में किसके अंदर अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान में उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि और उसके अंग कैसे कार्य करते हैं, उसकी आकारी, या उसके अलावा हम उसके दो जीवों के मध्य कैसे संबंध है, यानी वो एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं या एक दूसरे को कैसे हानि पहुंचा रहे हैं, या फिर उनका वातावरण से क्या संबंध है, इसके बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे, अगर हम बात करें कि तो पृथ्वी पर करोड़ों जीव हैं और इन जीवों का जो वर्गीकरण है, क्योंकि आप देखिए अगर एक एक जीव का अध्ययन करने लग गए हैं तो आपको कई वर्ष निकल जाएंगे और कई बार कई वर्षों में आप पूरे जीवन अंतराल में भी उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए बाद में क्या गया? वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण। तो बोला कि प्राकृतिक चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार जीवों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। सबसे पहले आयुर्वेद ने जीवों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहले वो जीव जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, मतलब जैसे महिला गर्भवती होती है तो जो भी जीव गर्भ से अपने जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं वो गर्भ से उत्पन्न। दूसरा आधार था उनका, वो था अंडों से उत्पन्न, वे जीव जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। और तीसरा आधार था गर्मी या नमी से उत्पन्न, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गर्मी या नमी से भी क्या होते थे? उत्पन्न होते थे। लेकिन इस थ्योरी को बाद में क्या कर दिया गया था? थोड़ा रिजेक्ट कर दिया गया था। और लास्ट जो है बीजों से उत्पन्न, तो बीज से क्या उत्पन्न होते हैं? पादप उत्पन्न होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जब पादप का कोई भाग, कायिक भाग जिसके हम बोल सकते हैं, कायिक भाग वो होता है कि पौधे का वो भाग जिसके अंदर जनन करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा गुलाब के पौधे का जो तना होता है, पतला सा कलम जिसको बोलते हैं, वो क्या है? अगर हम गमले में डाल दें तो वो पौधा क्या होता है? तैयार होता है। वहां पे बीज की आवश्यकता नहीं है, तो वो था कायिक भाग। इस कारण से ये जो आधार था, ये जो 4 भागों में बांटा गया आयुर्वेद के अनुसार जीवों को, ये भी क्या हो जाता है? बाद में रिजेक्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कुछ जो हमारी बायोलॉजी है, जीवन विज्ञान है, उसके कुछ शाखाएं हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, वैसे शाखाएं बहुत सारी हैं। जैसे अगर आप शैवाल का ही अध्ययन कर रहे हैं तो शैवाल विज्ञान है, फाइकोलॉजी है। अगर फंगी का अध्ययन कर रहे हैं मतलब कवक का, तो माइकोलॉजी। इस प्रकार से बहुत सारे विज्ञान की मतलब जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान में। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं मेन ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं। आप ये जो शाखाएं ये पादप विज्ञान में भी मान सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में मैंने कॉमन ही ली है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मीनिंग ये है कि लक्षणों के आधार पर जंतु जातियों को छोटे छोटे समूह में बांटना। अभी हमने बोला कि पृथ्वी पर करोड़ों जीव हैं, तो इन जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूह में क्या कर दिया गया? बांटा गया। जैसे R.H. व्हिटेकर ने कितने जगत दिए थे? 5 जगत दिए हैं उन्होंने, आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर हम वापस उन 5 जगत को पढ़ेंगे कि इन्हीं 5 जगत के अंतर्गत पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण क्या हो गया? लक्षणों के आधार पर जंतु जातियों को छोटे छोटे समूह में जो बांट रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है? उनका नामकरण और वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण और नामकरण मतलब क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को अगर दोनों को साथ में स्टडी किया जाए तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। थर्ड ब्रांच है हमारी बाह्य आकारिकी, कि कोई जंतु बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, ये उसका कैसा हो गया? बाहरी आकारिकी। जंतुओं की बाह्य संरचना और आकार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाह्य आकारिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में ये बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि जंतु का शरीर कैसा है, कुछ जैसे हम जब आगे पढ़ेंगे तो सम्मिति आएगी। कुछ जंतुओं को बीच में से काटने पर दोनों भाग कैसे होते? समान।
कुछ जीवों को बीच में से काटने पे उनके जो दोनों भाग है वो समान होंगे। तो ये हो गया उसकी बाहर की अध्ययन, मतलब उसकी बाहर का संरचना कैसी है और उसका आकार कैसा है। तो ये तो हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। अब ये कि ये जो हमने बोला कि जंतु विज्ञान, तो बोले वनस्पति विज्ञान में भी ऐसा ही होगा। वहाँ पर भी लक्षणों के आधार पर पादप जातियों को अलग अलग छोटे समूह में बांट देंगे, उनका नामकरण होगा, वर्गीकरण होगा, वहाँ पर भी वही रहेगा। मॉर्फोलॉजी प्लांट में भी होगी, क्योंकि पादपों की भी क्या होती है, बाह्य संरचना और उनके आकार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है जब इंटरनल ऑर्गन जो भी है आपके बॉडी के या प्लांट में जो इंटरनल पार्ट है उनका जो स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, एनाटॉमी, यानी कि शारीरिकी, भीतरी संरचना का अध्ययन, और वो भी लिखा है विच्छेदित करके। अब देखो आप प्लांट कोई है और आप चाह रहे हैं कि उसका मैं भीतरी संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप उसको ऐसे नहीं देख पाएंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका सेक्शन काटेंगे, उसको विच्छेदित करेंगे, उसके आधार पर हम उसकी क्या करेंगे, भीतरी संरचना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आगे है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टर और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। नेक्स्ट है औतिकी, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का अध्ययन करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है, नहीं। हिस्टोलॉजी का मीनिंग है ऊतकों का अध्ययन। अब यहाँ पर भी ये है कि इंटरनल मेन इसके अंदर होगा। जब आप भीतरी संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको मालूम है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो किससे बने हुए हैं, ऑर्गन टिश्यू से। तो जब उन इंटरनल टिश्यू की आप स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिकी, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जेनेटिक्स। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, और वो जो स्थानांतरण की क्रियाविधि है और जो वो प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं उस सब को क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और आपको मालूम है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिजियोलॉजी, विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों की क्रियाविधि। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन से अंग आते हैं, पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं, या फिर अंतःस्रावी तंत्र, बहिस्रावी तंत्र, जो भी हमारे शरीर में अंग तंत्र है उनके अंदर जो भी अंग है उनके क्या कार्य हैं और वो कैसे कार्य अपना संपन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे कार्य करता है, तो ये जो स्टडी कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट है, उसका फिजियोलॉजी वाला पार्ट है। मतलब उसको बोल सकते हैं हार्ट फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही क्या है, पार्ट है। 11th में आपको मालूम है 22 से लगाकर आपके जो भी चैप्टर है, मतलब पीछे वाले जो लास्ट आपका जो यूनिट है वो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ही है कि कैसे डाइजेशन होता है और कैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ये वर्क करते हैं। तो वो सारा कौन सा पार्ट होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, पाचन है, श्वसन है आदि। नेक्स्ट है हमारा भ्रूणिकी। नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, तो भ्रूणीय विकास, कैसे भ्रूण बनता है। जैसे हम जानते हैं कि नर युग्मक होता है एक, और एक मान लो कि मादा युग्मक है, तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक कैसे निषेचन के माध्यम से क्या बनता है, जाइगोट बनता है 2n। तो जाइगोट से यानी कि युग्मनज से नवजात शिशु बनने के लिए नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों ने निषेचन करके क्या बनाया, जाइगोट मतलब युग्मनज, और इसी युग्मनज से क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो जब ये भ्रूण का विकास होगा, ये पूरा जो प्रक्रम है इसको किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, भ्रूणीय यानी कि विज्ञान यानी भ्रूणिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है उद्विकास यानी इवोल्यूशन। जीवन जाति का उद्भव या उत्पत्ति, किस पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है या कौन सी जाति कैसे उत्पत्ति हुई, मतलब उस जाति की कैसे इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई या उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, उद्विकास यानी इवोल्यूशन के अंतर्गत किया जाता है। और विभेदीकरण यानी कि जो जीवन उत्पन्न हुआ है और या जो जातियां उत्पन्न हुई है उनका विभेदीकरण भी किस में अध्ययन किया जाता है, इवोल्यूशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि मानव की कैसे कैसे जातियां विकसित हुई उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है जीवाश्म विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो भी जीवाश्म दब चुके हैं, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष जब पृथ्वी पर उथल पुथल हुई तो जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब के समा गए। अब जब उनको हम खुदाई चल रही है तो वो जो जीव प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या हो गए, अवशेष, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म, फॉसिल्स। तो यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स या जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। अब इसमें देखो इसकी भी दो ब्रांच होती है, ये था पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब जीवाश्म विज्ञान। अब यहाँ पे पादप और जंतु दोनों की बात हो रही है, लेकिन अगर पादप जीवाश्म की बात करें यानी कि पादपों के अगर जीवाश्म पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पैलियोबोटनी। क्या बोल देंगे उसे, पैलियोबोटनी। तो ये एक नई ब्रांच हो जाएगी आपके लिए, पैलियोबोटनी।
और अगर जंतु के जीवाश्म का अध्ययन किया जा रहा है तो वो हो जाएगी पैलियोजूलॉजी। क्या हो जाएगी? पैलियोजूलॉजी। ध्यान देंगे इसका। जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी में दोनों का अध्ययन किया जा रहा है, पादप और जंतु दोनों। लेकिन अगर केवल प्लांट फॉसिल्स यानी पादप जीवाश्म की बात करेंगे तो पैलियोबॉटनी, और केवल जंतु जीवाश्म की बात करेंगे तो पैलियोजूलॉजी की बात करेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है प्राणी भूगोल। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्राणी भूगोल का मतलब जू जियोग्राफी। जियोग्राफी का आपने एसएस में पढ़ा होगा कि पूरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के, भाई पृथ्वी कैसे है, उसका आकार कैसा है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, कौन सा जंतु कहाँ पर पाया जाता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो स्टडी है वो किसमें किया जाता है? जू जियोग्राफी यानी प्राणी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब जैसे आपको मालूम है ध्रुवीय भालू होता है, जो पोलर बियर होता है, वो राजस्थान में यानी डेजर्ट में तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो वो कहाँ पर होगा? जो पोलर रीजन है वहाँ पर होगा। तो ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जंतुओं के वितरण का अध्ययन। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी के अंतर्गत जो भी सजीव हैं यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोले प्लांट हो या एनिमल्स, इनके आसपास का जो पर्यावरण है यानी एनवायरनमेंट है, या फिर कह सकते हैं आपसी संबंध, यानी कि हम जो फैक्टर है वो बायोटिक फैक्टर है, और जो जितने भी लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर है, मतलब जैसे कि वाटर है, लाइट है, ये भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंस है इनकी। तो इनका हमारे पर्यावरण के साथ और हमारा इन पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसका जो पूरा अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। एक और ब्रांच में आपको बताता हूँ, जैव प्रौद्योगिकी, जो आजकल सबसे मॉडर्न एडवांस अगर बायोलॉजी की ब्रांच है तो वो कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी जीव के जो डीएनए होते हैं उनको काट छाट कर उनमें क्या किया जाता है? परिवर्तन, और उनमें एक नई तकनीक के माध्यम से जो नस्ल है या जीव है उनमें क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। और ये कौन सी ब्रांच होगी? बायोटेक्नोलॉजिकल ब्रांच होगी। और एक और नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो कौन सी है? यूजेनिक्स। कौन सी ब्रांच है? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुजननीकी। सुजननीकी। अब देखो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है वो समझेंगे। सुजननीकी, यूजेनिक्स, मानव की नस्ल में सुधार का अध्ययन। जो पहले की ह्यूमन ब्रीड थी या मानव नस्ल थी उसमें थोड़ा परिवर्तन करके उसमें क्या किया जा रहा है? सुधार किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर सीड है यानी कि जो भी बीज है उनमें भी क्या किया गया है? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन किया गया है, नस्ल में सुधार किया गया है। तो लेकिन मानव की नस्ल में भी आजकल क्या किया जा रहा है? सुधार किया जा रहा है, और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? सुजननीकी, यूजेनिक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके अलावा अदर ब्रांचेज भी बहुत सारी है, जैसे सेल की स्टडी करें तो साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है। ये सारी जो है हम जैसे जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे वहीं पे उनके ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रांचेज हैं ये मेन ब्रांचेज है जिनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है बायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।